आज का जो टॉपिक है जैसे कि हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। काफ़ी तक हम लोगों ने थियरीज पढ़ रखी थी। आज हम लोग को आगे पढ़ना है और जिसका भी थियरी में से हो रखा है मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं रिकैप कर देता हूँ आप सभी लोग के लिए जल्दी से। तो देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में वो क्या क्या पढ़ा था देखते हैं। सब लोग को दिख रहा है चैप्टर नंबर 3? क्यों यस वैष्णवी सर, जी? दिख रहा है। ठीक है। So income from house property is the first topic. Okay. Basically, it is different from the salary head. Salary head आप सभी को पता है पहला हेड होता है इनकम का, इनकम टैक्स के अनुसार। और फिर हम लोग सेकंड हेड की तरफ आते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में क्या क्या चीज़ें आती है? हाउस आता है, बिल्डिंग आती है, बंगला आती है, गोडाउन आती है। इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? ये सब हाउस में आते ही हैं। अब ऐसा नहीं कि घर है तो घर ही होगा, बिल्डिंग भी कोई भी बिल्डिंग हो सकता है, कोई भी बंगला हो सकता है, कोई भी गोडाउन हो सकता है। ठीक है। और अगर उससे अगर आप कुछ इनकम कमाते हो तो उसको हम लोग कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबिलिटी के लिए 3 पॉइंट्स का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग से जुड़ी हुई कोई ज़मीन होनी चाहिए। यानी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब कोई बिल्डिंग हो या बिल्डिंग से जुड़ी हुई कोई ज़मीन हो। सेकेंड नंबर कहता है कि असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। जो असेसी है उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। ठीक है। थर्ड पॉइंट है असेसी मस्ट नॉट बी यूज द प्रॉपर्टी। असेसी किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज ना कर रहा हो। ठीक। तो ये 3 बातें अगर कंप्लीट करते हो आप तो आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जनरेट हो सकती है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग या बिल्डिंग से जुड़ी हुई कोई ज़मीन होनी चाहिए। ठीक है। फिर असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एसएससी क्या होना चाहिए? उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। एसएससी किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज ना कर रहा हो। ठीक है। और ये तीसरा पॉइंट इसलिए है, मैं आप सभी लोग को बता दूं, बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर यूज कर रहा होगा तो अपने बिजनेस इनकम तो दिखाएगा ना, तो फिर हाउस प्रॉपर्टी इनकम दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप अपने प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करते हो तो आप उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील हो जाती है। नाउ नेक्स्ट, अब इसका मतलब ये 3 बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी कि रेंटल इनकम फ्रॉम एनी वैकेंट लैंड इज नॉट कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग। ठीक है ना। कोई अगर खाली जमीन का अगर किराया अगर हम ले रहे हैं, जैसे प्लॉट होता है या खाली जमीन उसका अगर किराया हम ले रहे हैं तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती है, वो अदर सोर्स की इनकम में आप दिखा सकते हो। ओके। असेसी अगर सपोज करो खुद किराए पे लेकर के जगह फिर उसको दूसरे को दे दो। मान लो मैंने किसी शॉप को 10,000 रुपये रेंट पे लेकर के उसको 15,000 रेंट पे फिर से उठा दिए किसी को। ध्यान रखिएगा यहाँ पे चूंकि मैं उस मकान का ओनर नहीं हूँ तो वो मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है, वो अदर सोर्स की इनकम में जाएगी। वेयर द प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। अगर हमने उस प्रॉपर्टी को अगर क्या कर रखा अपने बिजनेस से प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूँ तो भी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, तो भी उस प्रॉपर्टी को की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नील मानी जाएगी। ओके। सो अब हम लोग बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी होती कितने तरह की है और हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी बिल्डिंग्स आती है। अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है रेसिडेंशियल पर्पज के लिए तब भी वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। कॉमर्शियल बिल्डिंग है जैसे बलदेव प्लाजा, सिटी मॉल, डी मॉल, ये भी सब है। ऑफिस बिल्डिंग भी आता है कॉमर्शियल सॉरी हाउस प्रॉपर्टी में। वेयर हाउस भी आता है। हाउस प्रॉपर्टी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के माने जाते हैं, एक लेट आउट और एक सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब हो सकता है तुम उस मकान में खुद रह रहे हो, और अगर खुद रह रहे हो तो इसका मतलब है तुम उससे कुछ कमा नहीं रहे हो। ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड की एनुअल वैल्यू नील मानी जाती है। नील एनुअल वैल्यू क्या होती है? एनुअल वैल्यू का मतलब होता है मकान की इनकम कमाने की कैपेसिटी। तो अगर मैं अपने कैपेसिटी। मकान में, हाँ बिल्कुल सही, अगर हम अपने मकान में खुद रह रहे हैं तो यानी कि हम उस मकान से कुछ कमा नहीं रहे। हम अपने मकान में हम रह रहे हैं तो इसका मतलब हम उससे कुछ कमा नहीं रहे, और जब कुछ कमा नहीं रहे तो इनकम क्या होगी? नील होगी, तो एनुअल वैल्यू नील मानी जाती है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का लेट आउट है। लेट आउट का मतलब अगर आपने भाड़े पे उठा रखा है, ठीक है, तो अगर आपने अगर अपना हाउस प्रॉपर्टी अगर भाड़े पे उठा रखा है इसका मतलब है आप उससे कुछ कमा रहे हो। तो लेट आउट का मतलब है भाड़े पे उठाना, सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब हम खुद रह रहे हैं उस मकान पे। ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी इन्हीं दोनों में से कोई एक हो सकती है। ठीक। अब जैसे कि कल एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर हो सकता है कि उस मकान में, पीयूष ने ही शायद पूछा था कि सर मकान में मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में हम लोग रह रहे हैं और सेकंड फ्लोर को हमने भाड़े पे उठा रखा है, तो हम पोर्शन वाइज देखेंगे।
पोर्शन वाइज मतलब 50% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड हुआ, 50% एरिया लेट आउट हो गया। फिर एक सुशील जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा था कि सर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी में सपोज करो प्रॉपर्टी में 2 3 4 भाई लोग हैं, तो 4 भाई लोग का वो प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी मान लीजिए भाड़े पे उठाए, तब फिर कैसे होगा? तो प्रॉपर्टी का क्या होता है ना, प्रॉपर्टी के 4 भाइयों में तो बटी होगी, उनकी शेयर होगी, तो उसका शेयर बताओ कितना है, तो 25% अप्रॉक्स आएगा, तो 25% अकॉर्डिंगली सबका रेंट बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये होता है तरीका। नाउ नेक्स्ट, कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग को मेनली समझना था, बिकॉज हम लोग को कैलकुलेशन करना है कि कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो रही है। तो हमने अभी भी देखा कि हाउस प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो लेट आउट एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड दोनों का ही कंपुटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको मैं आपको एक्सेल के माध्यम से बता दे रहा हूँ, एक्सेल पे मैंने इसका फॉर्मेट बना रखा है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अगर कंपुटेशन ऑफ एनुअल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, अगर कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, लेट आउट के केस में, अगर लेट आउट है तो ये मैंने छोटा सा फॉर्मेट बना दिया, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग दिखाते हैं जीएवी। जीएवी का मतलब होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मैं फिर से एनुअल वैल्यू का मतलब बता दे रहा हूँ, मकान की इनकम कमाने की कैपेसिटी। यानी अगर आप अपने मकान को भाड़े पे उठा देते हो तो उससे आप कितना किराया वसूल सकते हो, कितना किराया आपको मिल सकता है, उसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू सब लोगों को क्लियर होगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू सबसे पहले दिखा लें। अब स्वरूप से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का जो तरीका है, ठीक है ना, उसके लिए एक फॉर्मूला है जो अभी हम लोग सीखेंगे। लेकिन हाँ, पहले तो हम लोग सबसे पहले तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू ने मकान की इनकम कमाने की जो कैपेसिटी है, ये भी एनुअल। बस तो से आगे आ नहीं का प्लेटिनम में आगे बनेगा। हाँ मोहसिन मैं बोलो। करता हूं चार्ज करना तू खेलना है। हाँ मोहसिन, हाँ म्यूट कर लो, गुड। चलो ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कंपुटेशन की। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमने सबसे पहले दिखाई, फिर उसमें से लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स। क्यों म्यूनिसिपल टैक्स लेस करते हैं मैं आपको बता दूँ, जाहिर सी बात है आपने मकान से इतना कमाया, लेकिन आपको पता है जो लोकल टैक्सेस होते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस हमें देने पड़ जाते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल टैक्सेस में जैसे आपको पता है हाउस टैक्स होता है, हाउस टैक्स हमारी म्यूनिसिपैलिटी लेती है। और क्या होता है, सीवर टैक्सेस हो सकते हैं। हालांकि सीवर टैक्सेस जो होता है मेट्रो सिटीज़ में लगते हैं ज़्यादातर, आपने देखा मेट्रो सिटी या बड़ी सिटीज़ में ही होते हैं जहाँ सीवर की सफाई वफाई होती है, उसके लिए म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस लेती है। तो ये सब टैक्सेस जो आप देते हो, इसी को हम लोग म्यूनिसिपल टैक्स कहते हैं। तो जितना आपने कमाया उसमें से आपने इतना खर्चा भी तो हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसको लेस करोगे। लेस करते ही आपकी आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, यानी आपने इतना कमाया फाइनली। और इसमें से अब दो डिडक्शंस आपको मिलते हैं, याद होगा सैलरी में हम लोग को 3 डिडक्शंस मिलते थे। पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन होता था, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन होता था। आप लोग आप डिडक्शंस मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो डिडक्शंस मिलते हैं, 24A 24B। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग 24A की। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैट्यूटरी डिडक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं कई लोग। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलो या स्टैट्यूटरी डिडक्शन, जिस तरीके से सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन था फिक्स, वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है। वो कितना है, 30% ऑफ एनएवी। तो आप 30% ऑफ एनएवी आप लेस कर लीजिए। ओके, तो ये जो भी एनएवी आई है इसमें से 30% ऑफ एनएवी लेस कर सकते हैं। अच्छा, और वैष्णवी बता सकती हो कि ये 30% ऑफ एनएवी क्यों लेस किया जाता है, क्यों गवर्नमेंट ने ये चीज़ किया, किस बात के लिए? कोई आइडिया? पीयूष यस सर। बताओ। सर वो मकान का मेंटेनेंस के लिए सर 30% वो कर देता है सर, बहुत अच्छा, गुड रिडक्शन दे देता है। गुड पीयूष। वैष्णवी तुम्हें ध्यान नहीं था लग रहा है, ध्यान रखिएगा। जैसे ये 30% का स्टैंडर्ड एक्शन गवर्नमेंट क्यों देती है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि आपके जो मकान की बात की जा रही है, मकान के ऊपर जो है वो 30% का स्टैंडर्ड एक्शन मिलता है फॉर द मेंटेनेंस के लिए। क्योंकि आपका अगर मकान है तो आपके मकान में कुछ ना कुछ खर्चे तो लगे रहते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ पेंटिंग शेंटिंग कराते हो, रिपेयरिंग कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो इस बात के लिए गवर्नमेंट कहती है ठीक है, आपने जो भी कमाया उसमें से आप 30% और जो एनएवी का है 30% लेस कर लो। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहता है, 24B में फिर डिडक्शन देता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल।
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मतलब होता है, यानी कि अगर आपने उस मकान को बनाने के लिए लोन ले रखा है, उस लोन के ऊपर जो साल भर में इंटरेस्ट दिया आपने, वो इंटरेस्ट का अमाउंट भी आप उसमें से लेस कर लो, जितना भी कमाया। अब जो आएगा बचेगा उसी को हम लोग कहते हैं टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसपे स्लैब रेट या जो भी टैक्सेस है वो लगेगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा फॉर्मेट है। इसमें सैलरी की तरह इतने सारे पॉइंट्स नहीं है, और कहा जाता है सबसे छोटा जो फॉर्म, एक तरह से बहुत ही ईजी कैलकुलेशन होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। बात करते हैं नेक्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का। अगर हम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, वो भी किसका, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा। तो अगर आपका मकान सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप सीधे जीवी एनएवी सीधे नील कर लो, सीधे एनएवी नील कर लो, समझ लो। क्यों एनएवी नील है, क्योंकि आप उस मकान में खुद रह रहे हो, हम तो कुछ कमा नहीं ना रहे, तो म्यूनिसिपल टैक्स का भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, घूम फिर के एनएवी सीधे सीधे नील होगी। नेट एनुअल वैल्यू सीधे सीधे नील करिए। अब उसमें अंडर सेक्शन 24 के अंतर्गत डिडक्शन इसका तो मिल नहीं सकता ना 30%। हेलो हाँ यस। सर, आवाज कंफर्म नहीं आ रहा है। आवाज क्या नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं आ रही है। नहीं नहीं सर। ओके। अरे अच्छा, हेलो, यस सर। अब आ रही है। यस सर। तो इस एनएवी, जैसे कि मैंने बोला सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनएवी नेट एनुअल वैल्यू क्या होती है, नील होती है, ठीक। यानी कि उससे हम कुछ इनकम कमा तो रहे नहीं है। फिर स्टैंडर्ड एक्शन 30% ऑफ एनएवी तो करने का कोई मतलब नहीं है, अगर जीरो है तो जीरो का 30% जीरो ही रहेगा, तो उसका भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में एक तो रिडक्शन मिलना है 24B का, दैट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने मकान को बनाने के लिए, भाई देखो हर एक इंसान का एक सपना होता है कि अपना एक घर हो, और वो अपना घर बनाने के लिए उसको कैपिटल की जरूरत होती है, और उसके लिए वो जाता है कहीं ना कहीं लोन लेके हेल्प लेता है। तो वो जब लोन लेता है तो लोन पे इंटरेस्ट दे रहा है, वो अपने ही मकान के लिए, वो ऐसा नहीं उसको भाड़े पे उठाना है, उसको खुद रहने के लिए उसने मकान बनाया, उसके लिए उसने लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट दिया, तो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन देती है कि ठीक है आप इंटरेस्ट जितना भी आप दियो ना वो रिडक्शन दे दो, लेकिन इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलेगा। तो सोचो जीरो में से अगर कुछ भी घटेगा ना तो निगेटिव आएगा। लेकिन बस यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक पॉइंट कर दिया कि आप डिडक्शन इंटरेस्ट का दिखा तो सकते हो, लेकिन हाँ मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़, 2 लाख से ज़्यादा का डिडक्शन नहीं ले सकते। ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल को और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल ये समझ लेना, ऊपर जब लेट आउट के केस में इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल यानी कि लोन पे जो इंटरेस्ट है उसका कोई लिमिट नहीं सेट था, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में 2 लाख की लिमिट सेट की हुई, 2 लाख से ज़्यादा का रिडक्शन गवर्नमेंट नहीं देगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ये लेट आउट का केस में क्या होता है ना कि आप कल को अपने लेट आउट के पर्पज से बनाया हुआ है, तो कल को उससे इनकम कमाओगे। जैसे तुम सिटी मॉल बना रहे हो, बलदेव प्लाजा बना रहे हो, उसको बनाने में तुमने अगर लोन ले रखा है तो उसका जितना भी इंटरेस्ट आता है, 10 लाख इंटरेस्ट भी आता है, आप लेस कर लो। क्यों ऐसा गवर्नमेंट करती है, क्योंकि आप उससे कल को कमाओगे और गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्यों 2 लाख रुपए लिमिट सेट कर रखा है, क्योंकि उससे तुम फ्यूचर में कुछ कमाओगे तो है नहीं, तो फ्यूचर में हमें कोई टैक्स दोगे नहीं, तो इसीलिए भैया 2 लाख से ज़्यादा का रिडक्शन हम तुम्हें नहीं देंगे, ऐसा कहती है गवर्नमेंट, ठीक है। और ध्यान रखना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निगेटिव आता है, इसका मतलब है वो लॉस है, तो कभी गलती से यहाँ पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मत लिख देना, है ना। लिखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही है, निगेटिव भले आता है, निगेटिव का मतलब अंडरस्टूड होता है कि वो लॉस है, ठीक। और तुम्हें फायदा होता है ऐसे, जैसे मान लो तुम सैलरीड क्लास हो, तुम्हें अगर 4 लाख रुपये, अगर सपोज करो 4.5 लाख रुपए तुम्हारी इनकम है ना, और तुमने करीबन 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया है, तो 1 लाख का तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगा, तो ये सॉरी 1 लाख रुपए नेगेटिव में आएगा, ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 लाख रुपए। तो इस तरह से तुम्हें फायदा हो जाता है, ठीक। अब जो देखिए ग्रॉस कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यहाँ जीवी निकालना मेन है। अगर जीवी निकल गया तो फिर म्यूनिसिपल टैक्स दिया रहता है क्वेश्चन में, आप म्यूनिसिपल टैक्स घटा सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट तो खुद ही निकाल लेना 30%, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया रहता है। तो ये बहुत ही आसान है कैलकुलेशन, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीएवी आपको पहले पता हो। तो जीएवी कैसे निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, है ना। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में अगर हम बात करें, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको समझने होते हैं,
फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। फेयर रेंट उचित किराया जो एज पर लोकेलिटी होता है, एज पर एरिया या फिर कह लो लोकेलिटी, इसके हिसाब से तय होती है। जैसे कल मैंने एग्जांपल बताया था, गोरखपुर में अगर बेतिहाता में अगर तुम्हें 2 रूम का मकान लेना तो 7,000 रुपये से कम, 7,000 8,000 रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर गोरखनाथ के आगे तुम राजेंद्र नगर साइड जाते हो, वहाँ पे तुमको 5 से 6,000 रुपये में तुम्हें 2 रूम का मकान मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है, ये एज पर लोकेलिटी होती है वहाँ का रेंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट। यानी कि अगर तुम्हारा मकान अगर सपोज करो बेतिहाता में है, तो देखा जाएगा तुम्हारे बगल वाला मकान कितने में उठ रहा है, उसी के हिसाब से तुम्हारे मकान की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं म्युनिसिपल वैल्यू की। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हेलो पास इशू आ गया, अभी तक इनके पास इशू था। हेलो। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी आवाज़ लेकिन मेरे को आ रही है। आवाज नहीं आ रही है सर। थोड़ा सा लूज हो सकता है। एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ। आवाज आ रही है? सर इधर लूज होगा उनका। बस एक मिनट, बस एक मुझे 30 सेकेंड दो। हेलो पीयूष, अब आवाज आ रही है? बाकी लोग को आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर आ रही है। चलिए ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, फेयर रेंट की। फेयर रेंट तो एज पर लोकेलिटी तय होती है। फिर म्युनिसिपल वैल्यू होती है मकान की। तो मकान की जो म्युनिसिपल वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट होती है? म्युनिसिपल सर कॉर्पोरेशन। नगर निगम डिसाइड करता है। बहुत अच्छा गुड। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो तुम्हारे, हाँ वो तुम्हारे मकान की वैल्यू निकालता है। अगर नगर निगम क्यों तुम्हारे मकान की वैल्यू निकालता है? वो इसलिए वैल्यू निकालता है क्योंकि इसको म्युनिसिपल टैक्स कलेक्ट करना है। तो म्युनिसिपल टैक्स का एक सर्टेन % होता होगा। तो वो कैसे निकालता है? वो तुम्हारे मकान की वैल्यू निकालता है। ठीक है, जैसे तुम्हारे मकान में सपोज करो 10 रूम है, तो 10 रूम को अगर भाड़े पर उठाया जाए तो 2,000 रुपये मान लो एक रूम का मिल जाएगा। तो 10 रूम का कितना हो गया? 20,000 रुपये। तो 12 महीने का कितना हो गया? 2,40,000 रुपये। ऐसे कैलकुलेशन करता है म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब कि मकान की कॉस्ट नहीं निकाल रहा है, लागत नहीं निकाल रहा है, वो तो लाखों में होगी, वो तो पता चला करोड़ों में भी हो सकती है, लेकिन वो बस निकालता है कि आप उससे कितना कमा सकते हो, दैट्स इट। तो म्युनिसिपल वैल्यू जो होती है ना, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निकालती है फॉर कलेक्टिंग म्युनिसिपल टैक्सेस। स्टैंडर्ड रेंट ये कौन तय करता है? स्टैंडर्ड रेंट मतलब इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए। ये कैसे तय होता है? ये एज पर लॉ है, दैट इज कॉल्ड रेंट कंट्रोल एक्ट। तो रेंट कंट्रोल एक्ट जिस भी सिटी में लागू होती है, जैसे मेट्रो सिटीज में लगभग सब जगह लागू है, जो बड़ी सिटीज है वो जगह हर जगह लागू है स्टैंड रेंट कंट्रोल एक्ट कि भाई देखो रेंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, ये स्टैंडर्ड रेंट की बात करते हैं। फिर एक्चुअल रेंट एग्जैक्टली जो तुम अपने किराएदार से वसूल रहे सर हो। स्टैंडर्ड रेंट को, हाँ बोलो। हेलो हाँ हाँ सर, बोलो। स्टैंडर्ड रेंट को सर्टिफाइड रेंट भी बोलते हैं क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सर्टिफाइड रेंट ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हो। मैं एज पर लॉ बेस्ड में। नहीं सर्टिफाइड तो मत ही बोलो, ठीक है। अब जैसे दिल्ली में मान लो सपोज करो कि वहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट है कि एक रूम का मकान किसी भी हालत में 5,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 5,000 से ज्यादा नहीं लेते, वो लेते हैं लोग, ठीक है, ऐसा थोड़ी ना सर वो बस। वहीं के लोगों को बोलते हुए सुना है। हाँ रेंट एज पर रेंट कंट्रोल एक्ट, लेकिन देखो रेंट कंट्रोल एक्ट ठीक है बना तो है, लेकिन उसको कोई फॉलो नहीं करता है। 5,000 मान लो रखा है, फिर भी लोग 8,000 10,000 रुपये लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपको अगर दिक्कत है तो आप छोड़ दीजिए, जाइए रेंट कंट्रोल एक्ट के अनुसार। बात समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा कुछ है नहीं, बस सर एक लॉ बना हुआ है कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये रेंट कंट्रोल एक्ट का आपको बताऊं सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे आता है? ये यूज आता है सिर्फ हम लोग के इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम बात करेंगे एक्चुअल रेंट।
एक्चुअल रेंट क्या होता है? अमाउंट रिकवर फ्रॉम टेनेंट, जो हम टेनेंट से एक्चुअल रेंट वसूल रहे हैं। अब इन चारों को यूज करके हम लोग कंप्यूट करेंगे जीएवी। कैसे? 3 स्टेप्स को यूज करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, हमें 2 चीजें, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू, इस पे कंपेयर करना होता है। फेयर रेंट कितना है, म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, जो दोनों में से विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक हो, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक होगा वही तुम्हारी क्या कहलाएगी, वही तुम्हारी स्टेप 1 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो स्टेप 1 का आंसर आया होगा यानी कि जो अधिक वाला, उसको अब स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करना। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट जो रेंट कंट्रोल एक्ट डिसाइड करती है। अब इन दोनों में से जो कम होगा, विच एवर इज लोअर, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सपेक्टेड रेंट। जो दोनों में से कम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, जब हम स्टेप 2 का आंसर निकालते हैं उसी को हम लोग कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। फिर से देख लीजिए, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर, और फिर जो स्टेप 1 का आंसर यानी कि जो हायर वाली वैल्यू आएगी उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा उसी को एक्सपेक्टेड रेंट कहेंगे। ठीक है, मान लो आ रहा है 4.5 लाख रुपए स्टेप 1 का आंसर और स्टैंडर्ड रेंट 4 लाख है, तो जो दोनों में से कम है तो 4 ही लाख रुपए एक्सपेक्टेड रेंट होगा। लेकिन अगर आंसर ऑफ स्टेप 1 यानी कि यहाँ की वैल्यू 4 लाख आ रही है, स्टैंडर्ड रेंट है 4,50,000, तो जो दोनों में से कम है, कौन कम है, एक्सपेक्टेड रेंट, यानी कि 4 लाख रुपए आपका एक्सपेक्टेड रेंट हुआ। नेक्स्ट लास्ट स्टेप करते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या करते हैं, जो एक्सपेक्टेड समझ रहे हो, एक्सपेक्टेड मतलब इतना रेंट मिलना चाहिए, एटलीस्ट इतना रेंट मिलना चाहिए, और तुम एक्चुअल रेंट क्या कर रहे हो, कितना दिखा रहे हो, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक हो, वही फाइनली क्या कहलाती है, आपकी जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे और आप जीएवी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, बुक में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा था, काफी लंबा रिकैप हमने कर दिया, लेकिन ये जरूरी भी है, हर दिन अगर इसको पढ़ते रहोगे तो दिमाग में भी फीड होता जाएगा। वैकेंसी का केस अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वैकेंसी का केस हम लोग कवर करेंगे। बात करते हैं किसकी, ये एग्जाम्पल हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे देखो वैकेंसी का केस आ रहा, तो वैकेंसी का केस अभी हम आगे पढ़ेंगे। हम लोग को आज क्लियर करना है कि इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये कैसे इसका रिडक्शन मिलना है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल आप सभी को पता है कि ये क्या होता क्या है और किस लिए लिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी है, यानी कि जो भी आपने लोन लिया रखा है मकान को बनाने के लिए, तो वो क्या है, उसका रिडक्शन आपको मिलेगा। इफ कैपिटल इज बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ, लेकिन ये किस पर्पस के लिए होना चाहिए, फॉर परचेज, यानी आप मकान खरीदने के लिए लिए हो लोन, या फिर क्या, कंस्ट्रक्शन, या आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन। हाँ बिल्कुल सही, कंस्ट्रक्शन मतलब बनाने के लिए लिए हो लोन, या रिपेयर के लिए लिए हो, रिपेयर समझते हैं सब लोग। यस सर। ठीक है, रिन्यूअल, रिन्यूअल मतलब यानी कि उसको थोड़ा सा तोड़वा के थोड़ा ठीक से फिर से बनवा। ओके, और रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, सबको पता है, कोई बिल्डिंग पुरानी हो रखी है, अब उसको हमको एकदम फिर से नया करना है तो तोड़वा के फिर से बनवाते हो। ठीक है, ऑफ द न्यू हाउस, ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, तो किसी भी काम के लिए ले सकते हो, परचेज के लिए लोन लिए हो, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रिन्यूअल के लिए, रिकंस्ट्रक्शन मींस घूम फिर के रिलेटेड टू द योर हाउस, हाउस से रिलेटेड किसी काम को लेकर के तुमने लोन ले रखा है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। अब डिडक्शन कैसे मिलेगा, डिडक्शन इज अलाउड ऑन एक्रूवल बेसिस, डिडक्शन एक्रूवल बेसिस पे मिलता है, यानी इंटरेस्ट ड्यू हो गया है तब भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक बात मैं क्लियर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बात मिस भी हो गई है। म्युनिसिपल टैक्स का जो रिडक्शन मिलता है, ध्यान रहे, म्युनिसिपल टैक्स का जो रिडक्शन मिलता है, ठीक है ना, ऑन पेमेंट बेसिस, जो म्युनिसिपल टैक्स का जो रिडक्शन मिलता है हर साल, वो किस बेसिस पे, पेमेंट बेसिस। अगर इस साल अगर आपने हाउस टैक्स पेमेंट नहीं किया है बल्कि ड्यू लग गया है, आपने सोचा कि अगले साल हम दे देंगे, तो उसका रिडक्शन आपको इस साल नहीं मिलेगा। म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन किसके अकॉर्डिंगली मिलता है, पेमेंट बेसिस पे। ठीक है, जैसे कि अगर सपोज करो पिछले साल आपने म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया तो पिछले साल आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा,
इस साल आपने दोनों साल का मिला के एक साथ दे दिया, यानी कि सपोज करो पिछले साल का 5,000 टैक्स था, इस साल भी 5,000 टैक्स, दोनों मिला के 10,000 रुपये टैक्स दे दिया, तो इस साल आप पूरे 10,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ठीक है, यानी कि ये जो म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन पेमेंट बेसिस पे होता है, लेकिन इंटरेस्ट का रिडक्शन किस क्या बोल रहा है, अक्रूवल बेसिस पे। अक्रूवल मतलब ड्यू भी हो गया तो आप डिडक्शन ले लो, भले आपने इंटरेस्ट का पेमेंट किया हो या ना किया हो। तो यहाँ पे डिडक्शन, यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कर रहा है, इंटरेस्ट इसमें डिडक्शन मिलता है ऑन अक्रूवल बेसिस। साल भर का आप अपने बैंक से क्या करो, इंटरेस्ट का वो ले लो, लिस्ट निकाल लो कितना टोटल इंटरेस्ट हुआ और उतने का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो। Now next, no deduction is allowed for any brokerage commission for arranging the loan. अगर लोन को लेने के लिए तुमने कुछ कमीशन या ब्रोकरेज दे रखी है इधर उधर मैनेजर को या समथिंग, तो ब्रोकरेज या कमीशन को आप वो सब माइनस नहीं होने वाला, उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता, तो आपकी लोन की कॉस्ट में चला जाएगा। There is no limit on the amount of deduction if the property is actually let out. ठीक है ना, अगर ये चीज वही समझा रहा है कि अगर आपने मकान, कैसा मकान बनाने के लिए लोन लिया हुआ है, लेट आउट वाला, आपने ऐसा मकान बनाने के लिए, जैसे बलदेव प्लाजा बनाने के लिए आपने लोन ले रखा है, तो बलदेव प्लाजा या सिटी मॉल या एडी मॉल खोल क्यों बना रहे हैं, भाड़े पे उठाने के लिए, है ना, उसमें रहेगा तो है नहीं बंदा। तो ऐसे अगर मकान को अगर बनाने के लिए लोन ले रखे तो उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट है उसका रिडक्शन तुम ले सकते हो, उसके उस पर कोई लिमिट नहीं सेट है। However, if the property is not actually let out, then following limits are applicable. तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से सीखते हैं, पूरा थियरी ले रखा है इन्होंने, इसको हम लोग एक्सेल पे समझते हैं। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड, मैं सिंपल आपके लिए लिख दे रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन। कौन सा लोन, अगर आपने उस बिल्डिंग को बनाने के लिए लोन ले रखा है इस तब। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का रिडक्शन हमको मिलता है। अब दो केस हो सकता है, प्रॉपर्टी कैसी हो, लेट आउट प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपने लोन ले रखा हो, या फिर हो सकता है किसके लिए हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए आपने लोन ले रखा हो। ठीक है, अगर आपने लेट आउट के लिए लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, नो लिमिट। नो लिमिट का मतलब क्या हुआ, अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने लोन ले रखा है तो कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट आप दोगे उतने का रिडक्शन आप क्लेम कर लो। बात आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड की, अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने लोन ले रखा है, तब उस केस में क्या हो सकता है, तब उस केस में ध्यान रखिएगा, तब वहां पे क्या है, लिमिट सेट है। ठीक है ना, लिमिट इज सेट, तो लिमिट सेट किया गया सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में। अब इसमें भी ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट होंगे, लोन इज टेकन। अब यहाँ पे ये देखना होगा लोन कब लिया गया, लोन इज टेकन, ठीक है, बिफोर 1 अप्रैल 1999। अगर आपने कब लिया हुआ है लोन, इसमें पहला केस है लोन इज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1989, अगर 1 अप्रैल 1999 से पहले अगर लोन ले रखे हो, ठीक है, यही चीज देखो अपनी थियरी में लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो मेड आफ्टर की बात कर रहा है, ये हम लोग बिफोर वाली पहले बात कर रहे हैं कि बिफोर 1 अप्रैल 1999, देन अमाउंट कितना डिडक्टेबल होगा, 30,000 रुपीज। तो इंटरेस्ट का आप मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हैं, देन मैक्स डिडक्शन कितना है, 30,000, मैक्स डिडक्शन कितना हो गया, 30,000। तो 30,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपने ऐसे मकान को बनाने के लिए लोन ले रखा है जो आप खुद रहने के लिए बना रहे थे, सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए, तो लिमिट सेट है, अगर लोन कब लिए हो, बिफोर 1 अप्रैल 1999, देन मैक्सिमम डिडक्शन 30,000 का है।
नाउ सेकंड नंबर, loan is taken after, on and after, on or after, ओके, 1 अप्रैल 1999। अगर आपने लोन कब लिया है, 1 अप्रैल 1999 को, या उसके बाद लोन ले रखा है वो हाउसिंग लोन, तो आपको रिडक्शन कैसे मिलेगा? तब यहाँ पे चेक किया जाएगा पर्पस, किस पर्पस के लिए आपने लोन लिया था, ये आपको चेक करना पड़ेगा अगेन। तो पर्पस में ए पॉइंट, ठीक है, ये क्या है ए पॉइंट, इफ पर्पस किसके लिए था, इफ अगर किसके लिए ले रखे हो, अगर हमने ले रखा है रिपेयर के लिए, है ना, रिन्यूअल के लिए, ठीक है, और किसके लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, तो ऐसे में डिडक्शन कितना होगा? तो डिडक्शन की लिमिट सेट की गई है 30,000, तो 30,000 से ज्यादा का डिडक्शन नहीं मिलेगा। वहीं बी पॉइंट बोला गया है, अगर किसके लिए, परचेज करने के लिए, यानी कि बाई यू कैन से, अगर मकान खरीदने के लिए या मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो ऐसे में डिडक्शन कितने का है, 2 लाख लिमिट। तो लिमिट सेट की गई है कितने की, 2 लाख की लिमिट। क्लियर? अगर रिपेयर रिन्यूअल के लिए है तो आपका मैक्स डिडक्शन कितना है, तो मैक्सिमम 30,000 का, और अगर खरीदने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको डिडक्शन कितने का मिलेगा, तो मैक्स डिडक्शन कितने का मिलेगा, 2 लाख रुपीज। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने ले रखा है, अगर लेट आउट के लिए है तो कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इंटरेस्ट आप डिडक्शन ले लो। लेकिन अगर तुम वो लोन ले रखे थे किसके लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को बनाने के लिए, तो लिमिट सेट की गई है, लोन इज टेकन बिफोर 1 अप्रैल 1999, देन 30,000 रुपीज की लिमिट है। और अगर तुमने लोन कब लिया है, ऑन एंड आफ्टर 1 अप्रैल 1999, तो ऐसे में रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन है तो 30,000 की लिमिट है, और अगर बाई कंस्ट्रक्शन के लिए ले रखे हो तो 2 लाख रुपीज लिमिट है। इसमें कुछ क्वेश्चन किसी को पूछना है तो पूछ लो। क्यों? तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। नो, व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट, इसको भी समझिए अच्छे से। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। हम लोग समझने जा रहे हैं म्यूट कर लो। आवाज क्लियर आप लोग की नहीं आ रही है तो मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। ओके, सो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का मतलब होता है, अगर हम इंटरेस्ट कब का दे रहे हैं, फ्रॉम लोन टेकन, ठीक है ना, टू कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, है ना, यानी कि लोन लेने से लेकर के कंस्ट्रक्शन होने तक के पीरियड को ही हम लोग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। उस समय का भी इंटरेस्ट होता है। अब आप अगर लोन लोगे तो लोन लेने के बाद तुरंत मकान नहीं बन जाएगा ना, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कब कैलकुलेट होती है, जब मकान कंप्लीट हो जाए, बन जाता है। मान लो 2 साल लग गए तुम्हें मकान बनाने में, तो हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो 2 साल के बाद से कैलकुलेट होगी ना। लेकिन तो सवाल उठता है शुरू के जो 2 महीने का डिडक्शन वो कैसे मिलेगा। अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो रहा, फिर से कनेक्ट कर लेना, ठीक है, डिस्कनेक्ट होने वाला है, आप लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। फ्रॉम लोन टेकन, लोन लेने से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक के पीरियड को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं, ठीक।